नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है हमारे खास मेहमान किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट जी। जाट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आने पर। रामपाल जाट राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा चेहरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रहे हैं, कई संगठनों में काम किया है, किसानों के लिए शुरू से लड़ते रहे हैं और वर्तमान में किसान महापंचायत के नाम से संगठन चला रहे हैं और लगातार किसान हितों के लिए, किसानों के मुद्दों के लिए, भले ही कोई सी भी पार्टी की सरकारें रही हो, किसानों की बात जरूर करते हैं और किसानों के लिए, किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं। रामपाल जी, अभी क्या मुद्दे चल रहे हैं जिनको आप सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एमएसपी तो लागू कर ही दी? नीरज जी, अभी हमने एक अन्नदाता हुंकार रैली की पूरे राजस्थान की जयपुर में, और 3 मुद्दे उसमें उभर कर आए। पहला है खेत को पानी, और उसका अर्थ है सिंचाई परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे सरकार, सड़क नहीं सिंचाई। दूसरा है फसल को दाम। इसमें 2 तरह के हैं मामले। पहला, जब फसल पैदा नहीं हो तब तक, यदि फसल किसी भी कारण से खराब हो जाए, प्राकृतिक आपदा से खराब होने पर सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया हुआ है। उसमें शब्द आदान अनुदान, वो आदान अनुदान मिल जाए और उसमें कहा है कि भाई 33% से अधिक खराबा होगा तो सरकार असिंचित भूमि पर 8,500, सिंचित भूमि पर 17,000 और यदि उपवन हुए, बगीचे हुए तो उस पर 22,500 रुपए देगी जी। उसी के साथ दूसरा जो मुद्दा जुड़ा हुआ है आपदा प्रबंधन के साथ है, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके लिए 2016 में जब इसको लॉन्च किया गया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया था, और ये उनके जो है उद्देश्य का, उसमें भी उसका उल्लेख है। और वो लिखा कि अब यदि प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल खराब हो गई तो उसका भार किसान की जेब पर नहीं पड़ेगा, उसका भार भारत सरकार के खजाने पर पड़ेगा। लेकिन अभी वो भी पूरी न्यूज से दूसरा मुद्दा ये था। तीसरा था इसी में ही, इसका सेकंड पार्ट, फसल के दाम में जो फसल पैदा हो जाए उसका वो मूल्य तो मिल जाए किसानों को जिसको भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में घोषित करती है, वो भी नहीं मिलता। तो ये फसल का दाम हुआ। और तीसरा हमने कहा युवाओं को काम, और युवाओं को काम एक चीज अपने लोगों को समझाया। अभी 53,000 की वैकेंसी थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, आवेदन आए 24 लाख, परीक्षा में बैठे 21 लाख, और उसमें से चयन होगा 53,000 का जी। यानी 23.5 लाख हमारे युवा वे तो सड़क पर ही घूमते रहेंगे। ये जो विकरालता है, इसके कारण से युवा के मन पे एक प्रेशर है, उसको जो परिजन है वो भी चिंतित रहते हैं कि करेगा क्या। और इसमें 40 साल निकल जाते हैं युवाओं की परीक्षा देते देते। हाँ, एक काम जरूर हो गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट खूब खुल गए, उनकी कमाई तो हो रही है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। और नौकरी का हमने बहुत स्पष्ट कहा कि युवाओं को नौकरी देना है तो आप कीजिए पहला काम, हर गांव को घोषित करो औद्योगिक क्षेत्र। अभी तो सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया शहरों के आसपास, पहले दिल्ली, फिर जयपुर, फिर बाकी जगह। इससे गांव के जो धंधे थे
वो चौपट हो गए, खत्म हो गए। तो जो नीति कॉलोनाइजेशन की अंग्रेजों के समय अपनाई गई, वही नीति स्वतंत्र होने के बाद हमारी सरकार ने अपना ली। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। और उसके कारण से आज चारों तरफ बेरोजगारी के कारण लोग परेशान हैं। लेकिन रामपाल जी, सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, और इसीलिए जो आपने कहा, घरेलू उद्योग धंधे हैं, कृषि आधारित उद्योग धंधे हैं, और मोदी जी ने पहले भी कहा कि पकोड़े तलना भी एक तरह से उद्योग ही है, रोजगार ही है, और वाकई में रोजगार है जिसकी रोजी रोटी परिवार चलता है, भले ही कोई सा भी धंधा हो। तो आपको लगता नहीं है कि सबको रोजगार देना, नौकरी देना संभव नहीं है, तो फिर दूसरे वैकल्पिक धंधों पे जाना चाहिए, आना होगा? नीरज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने यही सुझाव दिया सरकार को कि सबको सरकारी नौकरी देना किसी भी प्रकार संभव नहीं। कोई भी सरकार आ जाओ, घोषणाएं तो ये जब चुनाव आता है तो ये कर देते हैं कि हम आसमान के तारे तोड़ के नीचे ले आएंगे। ये संभव नहीं, ये सबको लगता है कि असंभव है। तो जो संभव है वो है, एक गांव में हमारे पहले थे औसत 10 उद्योग जी, जिनको हम कुटीर उद्योग कहते हैं, ग्राम उद्योग कहते हैं। 10 की संख्या थी। कपास गांव में पैदा होती थी तो उसको पींजने वाला पिंजरा गांव में था, उसको काटने वाला गांव में था, उसको बुनने वाला बुनकर गांव में था, सिलने वाला गांव में था, धोने वाला गांव में था, और जहां तिल पैदा होता था घानी गांव में थी। तो शुद्ध तेल मिलता था। और मुझे ध्यान है, जब मैं बहुत छोटा था तो पिताजी के साथ जाता था, घानी पे हमारी तिल्ली लेकर गए, जितना हिस्सा हमारा था हमको मिल जाता था, तेल और खड़ दोनों, जितना उसका था वो ले लेता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बंटवारा था। अच्छा, तो ये जो ऐसे काम धंधे थे गांव में, तो वो उनके कारण से गांव में बेरोजगारी नहीं थी। और एक बार आपको बहुत आश्चर्यजनक तथ्य बताता हूं, मैंने सब जगह कहा है और आपके माध्यम से सबसे कह रहा हूं कि भाई, आप हिंदी शब्दकोश में कोई बेरोजगारी या इसका समकक्ष शब्द ढूंढो तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए नहीं मिलेगा कि हमारी कल्पना ही नहीं थी कि कोई बेरोजगारी भी कभी होगी। हमारी अर्थरचना ऐसी थी जिसमें कोई बेरोजगार होता ही नहीं था। तो बेरोजगार होगा ही नहीं तो शब्द कहां से आएगा? तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो शब्द आया, ये हमारा है ही नहीं। हमने तो इसको अडॉप्ट किया है, दूसरों से लिया है। रामपाल जी, आपने जो बात बताई है, अभी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों मिलकर गांव में इसी तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे लोन देने लगी है। आप चाक, मिट्टी का काम करने के लिए चाक के लिए लोन लीजिए, बार्बर का काम करने के लिए उसका लोन लीजिए, और इस तरह के लोन दे रही है। लेकिन इसका विरोध भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो जातियाँ विरोध कर रही है, खासतौर पर जो इस धंधे से जुड़ी हुई थी। उनका कहना था, क्या हमारा यही काम है? मोदी जी जानबूझकर हमें पारंपरिक काम में घुसेड़ना चाहते हैं? क्या हमारा बच्चा IPS नहीं बन सकता है? बड़ी बात है ये। ऐसा उनकी व्यथा तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सरकार को लोन देने की जरूरत नहीं है। सरकार केवल जो भारतीय संविधान में लिखा है, उपार्जन के अवसर उपलब्ध कराना, वो कराए। और यदि गांव के उद्योग उन्नत होंगे, वो निरंतर चलेंगे, तो रोजगार अपने मिलेगा। सरकार के भरोसे नहीं, यदि सरकार की आवश्यकता हो नहीं, सरकार अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू दी विलेजर्स, ये काम करे, वो काम सरकार नहीं करे। जबकि भारत संविधान में ये लिखा है, सभी को उपार्जन के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, वो नहीं करा रही जी। आज भी भेदभाव है। आप देखो, जहां औद्योगिक क्षेत्र की मैंने बात कही, जमीन लेंगे किसानों की जी, और उस पर उद्योग किसके लगेंगे? व्यापारियों के। हाँ, पैसे वालों के। जो धनपति होगा वो उद्योग लगाएगा, और वो उद्योग चलाएगा नहीं, अनुदान लेगा, ऋण लेगा, और बाद में उसको धक्का मारकर चला जाएगा। ये धंधा चला है हिंदुस्तान में तो उद्योगों के नाम पर। तो हम ये कहते हैं, भाई, आपने गांव में जो हमारा लोहार था, क्या लोहा बनाता था, आदमी जो है ना, उसका लाट बनी हुई हिंदुस्तान में, उस पर जंग नहीं लगा, हजारों साल हो गए, ये गांव का लोहा था।
तो हमारे गांव के लुहार को आपने बेरोजगार किया। टाटा साहब को चिमटी बनाने का काम, खुरपी बनाने का काम, कृषि छोटे छोटे उपकरण बनाने का काम दे दिया। अरे टाटा साहब को काम देते हैं, हम भी चाहते हैं कि टाटा साहब को काम मिले, लेकिन टाटा साहब को हवाई जहाज बनाने का काम देते हैं। तो पूरी दुनिया में वो भेजते तो हमारे पास मुद्रा भी आती विदेशी। तो टाटा साहब को खुरपी, चिमटी और सुई बनाने की जरूरत नहीं है। छोटा आदमी कर ले गए तो, और छोटा आदमी करता था। तो लुहार के सारे काम समाप्त करके उससे छीन कर दे दिए टाटा को। तो मैं कई बार कहता हूं, इन सरकारी नीतियों के कारण से लुहार को मारा गया, टाटा को पनपाया गया। दूसरी ओर जो हमारे गांव का मोची था, है ना, सबको सुलभ थी जूतियां, जैसी उसको चाहिए वैसी, उसको तो मार दिया। और आज किसको पनवाया? बाटा को। और बाटा साहब को जो पनवाया, बाटा साहब को जूते आज तक 10,000 तक हो गए, 20,000 तक हो गए। ये लूट नहीं है क्या? तो ये जो है ना, इन्होंने मोची को मारकर बाटा को पनपा दिया। आपको लगता नहीं जाट साहब, जिस तरह की ये नीति चल रही है कि छोटे जो कुटीर उद्योग चला रहे थे उनको तो निपटाया गया, और अभी हाल ही में कृषि में जो इन्होंने नया प्रयोग करने की सोची थी वो भी शायद इसी तरह का था, क्योंकि जो कंपनियों को बड़े बड़े खेत देते और वहाँ कंपनियां खेती करती तो उससे तो किसान मर जाता। आप सही कह रहे हैं नीरज जी। खेती का अर्थ केवल कृषि कार्य नहीं होता। ये जो ग्राम उद्योग थे ये भी पार्ट एंड पार्सल थे खेती के ही। तो खेती का जो संपूर्णता हम विचार करें तो जितने भी ग्राम उद्योग थे उसके ही अवयव थे। तो उसके जो अवयव थे तो आपने वहां से शुरू की, और जो आपने अभी कहा यही सरकार की नीतियां अभी खेती को मारने के लिए चल रही है। अब वो तो सोच रहे हैं खेती करने वाला अपना आप खेती छोड़ के शहर में आ जाए, जिससे उनको सस्ते मजदूर मिल जाए। तो सस्ते मजदूरों की उपलब्धता के लिए इन्होंने नीति बनाई, और आज खेती करने वाला वो दुखी है। इसलिए नहीं कि वो खेती कर रहा है, इसलिए दुखी है कि जो वो पैदा कर रहा है उसके दाम नहीं, उसको नहीं मिल रहे। और जो फसल खराब हो जाती है, क्योंकि सर्वाधिक जोखिम वो खेती पर ही है। आसमान, खुले आसमान के नीचे होती है, इसमें ताड़ा नहीं लगता, छत नहीं बढ़ती। तो ये जो काम है, इसके लिए सरकार ने स्वयं ने योजना बनाई है, सरकार उन योजनाओं की पालना नहीं करती। उन योजनाओं के कारण जो सपोर्ट मिलना चाहिए था किसान को वो भी नहीं मिलता। इसलिए एक उदाहरण बताता हूं। प्रीमियम लेगी सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, क्लेम नहीं देगी, जूती घिस जाएगी, लेकिन क्लेम मिलेगा तो भी 72 पैसे, हाँ, वो 2 रुपए नॉमिनल। इसलिए हमने कहा कि भाई ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अर्थ हो गया धन किसानों का, चाहे किसान की जेब से जाए, चाहे राज्य सरकार की जेब से जाए, चाहे केंद्र की जेब से जाए, सारा किसानों का है। वो अप्रत्यक्ष कर है। और तंत्र किसका? सरकारों का। अभी हाल ही में एक बड़ा मुद्दा पकड़ा गया था हनुमानगढ़ में, जैसे किरोड़ीलाल मीणा ने पकड़ा था कि वो किसान है ही नहीं और उनके नाम का प्रीमियम उठाया जा रहा है, प्रीमियम जमा भी हो रहा है, उनके पास जमीन नहीं है, और बीमा कंपनियां और जो बैंक वाले हैं उनकी मिलीभगत से करोड़ों का मामला पकड़ा गया। आपको लगता है वास्तव में किसानों के नाम पर ये ठगी ठोरी का खेल भी चल रहा है? अभी भीलवाड़ा में हो गया, यही यहाँ बूंदी में हुआ है ना। अब हमारे कृषि मंत्री सब जगह चले जाए तो सब जगह हो जाएगा, और वो जहाँ जाएंगे वो हाईलाइट होगा, वो फोकस होगा। तो गंगानगर का जो मामला था उसमें कुछ हुआ क्या अब तक? मुझे जानकारी नहीं है। तो आपने पकड़ तो लिया, एक्शन क्या हुआ? हाँ, उसका प्रभाव क्या हुआ? तो आपके कार्रवाई का प्रभाव ये बताओ, है ना। इन्होंने छापे मारे लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी भाई ये सारे खाद फर्जी है, खेती खराब हो रही है, जमीन, सही बात, अच्छा किया उन्होंने। बाद में क्या हुआ? आज कोई भी मिलावटखोर जेल में है क्या? अधिकांश खाद बनाने वाले, बीज बनाने वाले जिन पे छापे पड़े वो पाक साफ साबित हो गए और सब धंधा कर रहे हैं। धंधा करने एक भी जेल में नहीं ना। हाँ, यदि सरकार कार्रवाई करे, कैबिनेट मिनिस्टर का अर्थ होता है सरकार, हाँ, सरकार कार्रवाई करे और वो बच जाए, फुट फसाका हो जाए कि बम चलेगा और बम हुआ फुस, तो ऐसा फुस हो जाए, इसका अर्थ क्या है भाई? कि आप छापे मारो, अच्छी बात है, लेकिन इसके मिनिस्टर को जरूरत नहीं है, उनकी पूरी मशीनरी है ना, उसको काम में ले ना। तो आपको लगता है मशीनरी कहीं न कहीं कमजोर है
भले ही कृषि मंत्री छापे मारते हो, लेकिन जो पीछे वाली मशीनरी है वो ठोस तरीके से काम नहीं कर रही, जिसका जो निकल रहा है अर्थ, क्योंकि जो जिन पे छापे मारे गए वो सब पाक साफ साबित हो गए, वो आज अपना धंधा वापस कर रहे हैं। और जो आज सवाल आप पूछ रहे हैं वही सवाल दूसरे लोग भी पूछ रहे हैं कि मंत्री जी छापों का क्या हुआ? छापे तो मार दिया आपने, एक्शन भी कर दिया आपने, बहुत ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट हो गए, लेकिन नतीजा क्या रहा? क्या वो खाद बनना बंद हो गई? क्या वो मिलावटी बीज बनना बंद हो गए? क्या जो फसल बीमा के नाम पे करोड़ों की जो ठगी हुई थी उसमें आगे की क्या हुई? इसलिए नीरज जी, ये प्रश्न तो कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री को इसका उत्तर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो मशीनरी है सारी, उसका जो केंद्र बिंदु है वो है मुख्यमंत्री कार्यालय। मुख्यमंत्री कार्यालय तो इसमें सक्रिय है ही नहीं, इसलिए मंत्री छापे मारते रहो, है ना। वो तो आपको लगता सुर्खियों में रहो। उनकी सुर्खियों में रहना तब लाभ का है जब मुख्यमंत्री कार्यालय सक्रिय हो। तो आपको लगता मंत्री जी के एक्शन पर मुख्यमंत्री कार्यालय सक्रिय नहीं है? यदि सक्रिय होता तो जेल में नहीं होते क्या जिनको पकड़ा गया वो? यदि सक्रिय होता तो गंगानगर में क्लेम नहीं मिलता क्या? भीलवाड़ा में नहीं मिलता क्या? बूंदी में नहीं मिलता क्या? अब गुणंतर दिन तक बूंदी के नैनवा जिले के किसान लगातार धरने पे बैठे, किसी का ध्यान गया है क्या? खाद वाद को लेकर भी लंबे धरने प्रदर्शन रहे। ऐसा खाद को भी, आप खाद की एक चीज बताता हूं आपको, जिसको हमारा कृषि मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, कृषि नहीं भारत का कृषि मंत्री ने भी दिया। चौहान और साहब इतना ही नहीं, पूरी मशीनरी वो भी लगातार विज्ञापन दे रही है, नैनो जबरन नहीं बेचा जाएगा। बंद हुआ क्या? इसलिए ये जो सरकार कहना नियत वो है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसलिए ये जब तक नीति सरकार छोड़ेगी नहीं इसको। सरकार ने एक दावा और किया था किसानों की आय दुगनी करने का 2022 तक, निकल गया? क्या रिजल्ट है? क्या किसानों की आमदनी दुगनी हुई है या अभी पहले वाले ही हाल है? नीरज जी, इन खुद के जो आंकड़े हैं ना भारत सरकार के, इन्होंने सर्वे किया 18-19 जी। इन्होंने सर्वे किया पहले आय का 2013-14 में, इन्होंने सर्वे किया पहले 2003-4 में, जो 2-3 में। इनके सर्वे पढ़ लो, इनके सर्वे कहते हैं कि आमदनी दोगुनी तो छोड़ो, 1.5 गुनी भी नहीं हुई। और ये 1.5 गुनी इसलिए लगती है कि जो मूल्य सूचकांक है उनके साथ ही कनेक्ट नहीं करते। यदि उनके साथ कनेक्ट करते तो 1.5 गुनी भी नहीं आएगी। यदि आपका जो महंगाई भत्ता जैसे कर्मचारी को देते हो, ऐसे उसको जोड़ दो क्या आप कि 2002-3 की आमदनी, फिर हम इसको आधार वर्ष मानेंगे 2-3 को, फिर 15-16 में सर्वे करेंगे, फिर 18-19 में सर्वे करेंगे? नहीं है। ये तो अपना आप ही बढ़ती है। अब जैसे मैं उदाहरण दूं आपको जी। 2002-3 में जैसे आमदनी थी 100 रुपए, अब वो सर्वे हुआ 2013-14 में जी, तो वो 100 रुपए के यदि नहीं भी कुछ करें तो भी 10 साल में दुगना तो होना ही है, दोगुना से ज्यादा हो जाएगा। तो इतनी आमदनी बढ़ी, आपने जो किया ये तो अपना आप बढ़ी। आप क्या करोगे इसमें? आप ये कहो कि हमारे कारण से ये परिवर्तन आया, ये सरकार नहीं बताती। एमएसपी को लेकर सरकार का दावा कि हमने अधिकांश फसलों पर एमएसपी लागू कर दिया, आपको क्या लगता है अभी तक बाकी है? नीरज जी, एमएसपी ये किसानों की मांग के आधार पर शुरू नहीं हुई, सरकार ने थोप दी अपने हिसाब से। नहीं थोप नहीं, शुरू किया। अच्छा काम था वो, अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा। और ये किया जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तब, और तभी का नारा जय जवान जय किसान का जी। तो उन्होंने ये जो एमएसपी लाए, इस एमएसपी का जो कमेटी बैठी वो प्रधानमंत्री के निजी सचिव थे, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बैठी थी। उसका नाम ही झा कमेटी है जी। तो जो झा कमेटी है, एल के झा कमेटी ने 1965 में सिफारिश दे दी, उसको लागू कर दिया प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री के समय। और 1968 में इन्हीं का भारत सरकार का डॉक्यूमेंट आप पढ़ो तो आनंद आ जाएगा, मुझे भी आनंद आ गया। उसमें लिखा था न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये गारंटेड मूल्य होगा 1968 में। और उसके बाद में भारत सरकार ने लगातार जो संसद में उत्तर दिए, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य ये
गारंटेड मूल्य हमारा, और गारंटी का अर्थ तो आप भी जानते हो। यदि 500 को नोट पे ये गारंटी नहीं हो कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो कागज का टुकड़ा है, उसको कौन मानेगा? ठीक बात। तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ गई उस गारंटी से। गारंटी का अर्थ ये होता है। और यहाँ गारंटी का अर्थ है, फिर भारत सरकार ने कहा एक बहुत अच्छी बात कही संसद में, उनका किसी भी किसान को उसकी उपज घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में बेचने को मजबूर नहीं होने दिया जाएगा। और रोज ही मजबूर है। आप लगातार 1968 से अब तक रटे रटाए वाक्य बोलते रहते हो, गारंटेड मूल्य। आज तक तो गारंटी हुई नहीं। अभी भी हमारा बाजरा जो है राजस्थान का, जो सर्वाधिक उत्पादन करता है राजस्थान बाजरे का, वहां बाजरा बिका 1500, 1600, 1700, 1800, कहीं कहीं 2000, कहीं कहीं, है ना। और न्यूनतम समर्थन सरकार ने घोषित किया था 2775 एक क्विंटल का। कहीं भी नहीं बिका, कहीं भी खरीदा नहीं भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, किसी ने भी। इसलिए 2775 किसी भी किसान को नहीं मिला। यदि कोई ला दे तो किसानों की ओर से उनको इनाम दे देंगे हम कि भाई चलो 1 क्विंटल बाजरा खरीद लिया। रामपाल जी, जब सरकार ने घोषणा कर दी एमएसपी पे 27 रुपए 50 पैसे 75 पैसे, तो उसके बाद खरीदारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि राजस्थान में लगातार आप लोग इसकी बात की मांग भी उठा रहे थे, और जो आपने कहा कि किसानों को बाजरा बिका था 18, 19, 20 रुपए, इससे ज्यादा कहीं बिका नहीं है। तो ये क्या कारण रहा कि सरकार ने कांटे ही नहीं लगाए और बाजरा किसान को जो है 7 रुपए 8 रुपए कम में बेचना पड़ा? नीरज जी, इसी के साथ एक और जोड़ना पड़ेगा जिससे ध्यान आ जाएगा हमका कि क्यों नहीं बिका। इसका उत्तर, बाजरे का जब बीज खरीदने गया है किसान, तो उसको 1 किलो बीज के पैसे चुकाने पड़े 750 रुपए तक जी। और जब बाजरा बेचने गया तो उसको 1 किलो के मिले 17 रुपए 18 रुपए। 17 रुपए 18 रुपए 750 रुपए, कितना अंतर है? 100 गुना हो गया ना। 100 गुना। तो 100 गुना कौन कमा रहा है? जो सरकार की कृपा पात्र कंपनियां हैं, जो सरकार को चंदा देती है। किसान तो वोट देता है, मतदाताओं के लिए सरकार काम नहीं करती, सरकार काम करती है चंदादाताओं के लिए। इसलिए बाजरा खरीदना कि नहीं खरीदना है, तो जो चंदा दाता है वो कहेंगे तो ही तो खरीदेंगे ना। वो जब तक सिग्नल नहीं देंगे कोई बाजरा खरीदेंगे नहीं। और तीसरी बात, बाजरा जो खरीद की नीति है, जिसको हम मोटा अनाज कहते हैं, चाहे ज्वार हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मक्का हो, चाहे रागी हो। मोटा अनाज से, क्योंकि मोदी जी बार बार कह रहे हैं मोटा अनाज, श्री अन्न जिसका नाम दिया उन्होंने, तो प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद में क्या इन मोटा अनाजों की बाजार में वैल्यू बढ़ी है, कीमतें बढ़ी है, किसानों को कुछ फायदा हुआ इसका श्री अन्न का नाम देने से? या मोटा अनाज बोल दो आप, रागी, बाजरा, मक्का, जवार। ठीक बात नीरज जी, यदि ये हो जाता तो किसान प्रफुल्लित हो जाता। यही तो नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम बदला गया। नाम तो पहले भी था। हाँ, मोटा अनाज, श्री अन्न कह दिया हमारे प्रधान। अच्छा कहा कि चलो इन्होंने कम से कम नाम तो अच्छा लिख दिया श्री अन्न, लेकिन वो श्री अन्न बनता भी तो सही। व्यवहार में तो उसको श्री अन्न बनाओ ना, व्यवहार में श्री अन्न नहीं बना। हाँ, भारत सरकार से नीचे तक जो संगोष्ठियां हुई उसमें बाजरे का व्यंजन परोसे गए, है ना। तो ये उन्होंने प्रचार किया, उस प्रचार का प्रभाव यदि आता तो हम भी खुश हो जाते। ये होता नहीं ना। इसलिए चाहे बाजरे की बात हो एमएसपी खरीद की, चाहे चने की बात हो एमएसपी खरीदने की, चाहे मूंग की बात हो, तो चाहे सरसों की बात हो, जो भी दलहन तिलहन, और एक लेटेस्ट अभी बात बता दो अभी की जी। भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों घोषित करती है न्यूनतम समर्थन की क्रियान्वित करेंगे। अब क्रियान्वित देखो, गेहूं की खरीद की तारीख घोषित की सरकार ने 15 मार्च, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया फरवरी से ही, और गेहूं आएगा अप्रैल में, उसके पहले नहीं आएगा। सरसों आ जाती है साधारणतः फरवरी में। हाँ, तो हमने ये लगातार 5-6 वर्षों से देश के किसान आग्रह कर रहे हैं कि सरसों की खरीद 1 फरवरी से शुरू करो। अभी कब से शुरू होगी? 1 अप्रैल की तो अभी घोषणा किया है, वो 2 महीने निकल जाएंगे, सरसों का हाथ से सरसों चले जाएगी, तब तक किसान औने पौने दाम पे बेच चुका होगा। बिल्कुल। तो आप ये जो सरसों की खरीद की बात कर रहे हो, 1 अप्रैल शुरू, और गई साल तो 16 अप्रैल से, 16 अप्रैल तो तारीख घोषित की थी, खरीद तो 20 अप्रैल के बाद हुई। तो ये जो इनकी स्थिति है कि आप घोषणा करो
और खरीदो मत, तो भाई सरसों पहले खरीदी जानी चाहिए, गेहूं पहले खरीदे जाने चाहिए थे। तो जो फसल अप्रैल में आएगी उसकी तो आप बात कर रहे हो हम 15 मार्च से खरीदेंगे, और जो फसल फरवरी में आ गई उसको कह रहा हूं हम 1 अप्रैल से खरीदेंगे। और ऐसा नहीं, इनको कहा नहीं। और यही नहीं, मंत्री स्तर पर, अधिकारी स्तर पर, चीफ सेक्रेटरी स्तर पर, भारत सरकार के स्तर पर एक नहीं 3 मीटिंग हो गई हमारी वहां कृषि मंत्री के साथ, और लगातार हमने लिखित में दिया है कि 1 फरवरी से शुरू करो। इसी ढंग से हमने कहा खरीफ की फसलें 1 सितंबर से शुरू करो, हुई क्या? नहीं होती, वो 15 अक्टूबर नवंबर आ जाता है। तो ऐसा नहीं लगता रामपाल जी, जो अधिकारीगण है इसमें कहीं न कहीं उन कंपनियों से, उन व्यापारियों से मिले हुए हैं जो जिनके माध्यम से सरसों की खरीदारी हो जाएगी, क्योंकि किसान इतना वेट नहीं कर सकता। उसके बच्चों की शादियां, या आखातीज का महीना आने वाला है, अपने राजस्थान में बहुत बड़ा सावा कहलाता है, और किसान तो अपनी उपज को बेच के ही बच्चों की शादियां करता है। तो क्योंकि वो अप्रैल तक इंतजार नहीं कर सकता, और वो फिर औने पौने दाम पे बेच देता है उसको, जब क्योंकि वो वेट नहीं कर सकता। तो कहीं कैसे लगता है अब जब आप लोग इतना दबाव बना रहे हैं, मंत्री से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और उसके बावजूद एक तारीख बदलनी है, उस तारीख को बदलने में इतना परेशानी कहाँ आ रही है? नीरज जी, ये तारीख बदलने हमारे लिए तो एवरेस्ट की चोटी फतह करना जैसा हो गया। वो नहीं बदला पा रहे हम, मतलब हम लगातार कह रहे हैं सरकार नहीं बदल पा रही, हमारे हाथ में तो अब तो बदल ही देते हैं। आपके नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये जो सरकार है, सरकार के हाथ में यही है, खरीद कब से शुरू होगी। और अभी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग उसने प्रतिवेदन अभी प्रसारित किया है। उन्होंने कहा है भारत सरकार जिस दिन खरीद का निर्णय करती है, राज्य जो उसकी अधिसूचना जारी करते हैं उसमें 41 दिन का विलंब होता है अनेक जगह पर। ठीक बात। और जब राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर देती है तो जो वास्तविक खरीद है उसमें 55 दिन तक का विलंब होता है। तो ये इनकी नीयत को दर्शाता है कि ये इनकी नीयत खरीदने की नहीं है, वरना तिलहन फसलों के लिए तो भावांतर भुगतान योजना है, ये भी हमने कहा है, हर बार बात करते हैं। रामपाल जी, आप सालों से किसानों की राजनीति करते रहे हो, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे हो, अभी वर्तमान में क्या स्थिति, कहीं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए या सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ रहे हो? देश का कोई भी व्यक्ति बिना राजनीति से जुड़ा नहीं रह सकता। लोकतंत्र में जो मत देगा जी, वो राजनीतिक अंग तो है ही। तो हम कभी नहीं कहते कि हम राजनीति से दूर हैं, हमने कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि जो राजनीतिक दल है उनके साथ काम करने की बात है, हम काम करने को तैयार हैं। उसमें एक शर्त है, जो भी राजनीतिक दल जहां उसकी सरकार है वहां यदि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गारंटी की बात कह रखी है सरकारों ने, उसका कानून बना दे तो हम उसके साथ हो जाएंगे। वो कोई सा भी दल हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये हमारी इस संबंध में बात कांग्रेस में भी टॉप लेवल पे श्रीमान राहुल गांधी उनका हाईकमान आजकल जी, और रोज वो ऐसा दहाड़ते हैं वो जैसा यही सबसे बड़े पैरवीकार है नहीं, वो भी दिखावा करते हैं। इसलिए दिखावा करते हैं। उनसे हमारी 1 घंटे बातचीत हुई और उनको अपना बहुत विनयपूर्वक आग्रह किया, जब उन्होंने बुलाया चर्चा करेंगे तो हमने कहा जी आप एमएसपी पे कानून बना दो। हाँ, बनाना चाहिए भारत सरकार को, भारत सरकार की राज्य सरकार का काम है। अच्छा, हाँ, ये भारतीय संविधान में जो लिखा है ना, कृषि के संबंध में कानून बनाने के लिए। गहलोत जी मुख्यमंत्री तब की बात कर रहे हैं? हाँ, गहलोत जी मुख्यमंत्री तब, सही सही, एकदम सही। तो उस समय ये जो उनकी भारत एकता यात्रा थी ना, उस समय उन्होंने बुलाया था मुझे, तो मैं गया था और उनका हाँ आपकी बात सही है। तो उन्होंने कई प्रश्न किए, मैंने उनको उत्तर भी दिया। उनका साहब इससे किसान परेशान हो जाए। क्यों परेशान हो जाएगा? अब राजस्थान में सरसों 49% आपको लगता है राजनीतिक पार्टियां इसमें राजनीति ज्यादा करती है? अरे वाह, ये आपने सही शब्द उपयोग किया, जो लोग समझेंगे कि ये राजनीति ही करते हैं, ज्यादा नहीं, ये राजनीति करते हैं। मैंने बाद में पत्र लिखा है राहुल जी को और खड़गे जी को, मन की कर्नाटक में तो आपकी सरकार है ना भाई, लागू करो ना। हिमाचल में, हाँ हिमाचल में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार बन गई, तो आप इन 3 में से एक स्टेट में कर दो ये काम, कानून ले आओ एक स्टेट में। और उनका साहब कर्नाटक में जो है ना रागी 80% उत्पादन अकेले वही है। अरहर का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है, तो जिसका उनका उत्पादन उसी में कर दो, मत करो सब में, शुरुआत तो करो। लेकिन वो भी शुरुआत करने को तैयार नहीं। पंजाब सरकार में जब ये 3 कानून का आंदोलन चला 2021 में जी,
एक बिल लाया गया, विधेयक लाया गया विधानसभा में, और कहा गया गेहूं और धान इसकी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में नहीं होगी। उस समय हमने पत्र लिखा उनको, कैप्टन साहब थे जी। मैंने कहा बेईमानी मत करो, अरे ये काम तो आप कृषि उपज मंडी अधिनियम पंजाब का है उसमें कर दो संशोधन, उसी से हो जाएगा। लेकिन आप ये क्यों ला रहे हो? आप जानते हो कि इसका अनुमोदन भारत सरकार नहीं करेगी, राष्ट्रपति नहीं करेगी, और इसके लिए अनुमोदन की आवश्यकता है प्रेसिडेंट की। तो विदाउट असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आप कानून नहीं बना सकते। तो जिसको पहले से असेंट प्राप्त है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, उसमें संशोधन ले आना, वहां तक जाने की जरूरत नहीं रहेगी। वो नहीं किया उन्होंने भी, इसलिए ये सब चतुरता से काम करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद किसान बताते हैं अपने आप को। हाँ, ये सही बात है। हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनका तो प्रतिदिन भाषण सुनो तो किसान ही है। हाँ, किसान का हाँ, निश्चित। और तो भी किसान का काम नहीं करते वो, किसानों के अलावा सबका काम करते हैं वो। जितने भी धनपति हैं, उद्योगपति, उन सबके लिए वो समर्पित है बेचारे। किसानों के लिए शब्दों में समर्पित है, व्यवहार में कहीं भी किसानों की बात नहीं करेंगे वो। इसलिए इनके राज में ही 2 साल से ज्यादा हो गए ना जी, इनके राज में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम नहीं मिला। इनके राज में 23, 24, 25 का जो आदान अनुदान है, प्राकृतिक आपदा को जो फसलें नष्ट हुई, आपदा प्रबंधन कोष है, उसका दाम सबको नहीं मिले, आज भी लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। ये इनका ही राज है, और खरीद इनके राज में नहीं। तो आपने मुलाकात की कभी मुख्यमंत्री से? हाँ, मुख्यमंत्री से हमने मुलाकात के लिए लगातार पत्र लिखे। हमने चाहा कि उनसे आमने सामने बैठे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को अभी पसंद नहीं हमारा आमने सामने बैठना, इसलिए उन्होंने अभी तक तो समय दिया नहीं 2 साल में। इसलिए आप मिले कैसे? तो मिलने का तो एक ही तरह का मुझे समय लें। तो समय के लिए हमने लगातार उनको आग्रह किया है, लगातार पत्र लिखे, जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लेकर। हाँ, पहले ये जो होती थी ना मीटिंग, प्री बजट मीटिंग, उसमें कोई सी भी सरकार रही हो हमेशा हमें बुलाते थे। जब से ये पधारे है ना, इन्होंने वो बुलाना बंद कर दिया, आमने सामने नहीं हो जाए। तो अभी मुलाकात की इच्छा है? हमारी तो हमेशा इच्छा है, हमारी तो संवाद की सभी से इच्छा है। जब संवाद ये अच्छी चीज है। मोदी जी को लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी को लेकर ये कहूंगा, 2014 में मोदी जी आए और तब से उनको भी हम पत्र लिख रहे हैं कि आप समय दो, समय दो। आज तक मोदी जी ने समय नहीं दिया। हाँ, एक बार जरूर हमारा ऐसा अवसर आया जब ट्रैक्टर कूच हुआ, जी जी, हाँ, दूदू से दिल्ली जी, इन्होंने रोका, किसानों ने पड़ाव डाला, और उस दिन वार्ता हुई हमारी 1 घंटे 31 मिनट, और वही प्रधानमंत्री कार्यालय में दिल्ली जी। हाँ, उस दिन वायदे में प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उसमें उनकी ओर से जो बैठे थे प्रतिनिधि उनके, उनका अगली मीटिंग आपकी प्रधानमंत्री से होगी जी। और ये बात है 2015 दिसंबर की जी। कितने साल हो गए? 11 साल हो गए ना। अब तक हमारे प्रधानमंत्री जी को किसानों से बात करने की फुर्सत नहीं है। उनको तो जो आसपास घिरे रहते हैं ना, इसने एक बात अच्छी कही वहां जी, एक अधिकारी ने, नाम तो उनको नहीं बताऊंगा, उनका जी अब आपके प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं होगी। मैं क्यों? कि आप तो एक दिन आए हो, चले जाओ यहां से। यहाँ सूटेड बूटेड चमचमाती ब्रीफ केस बड़े लोग रहते हैं रोज प्रधानमंत्री कार्यालय में, उनकी सुनेंगे, तुम्हारे सुनेंगे। तो आपको लगता है जी सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष में बैठे लोग हो, राजनीतिक पार्टियां भी किसानों को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है? निश्चित। आपका ये जो वाक्य है नीरज जी, इसमें देश के किसानों की ओर से मोहर लगा रहे हैं। ये सही बात है। ये केवल वोट लेने के लिए किसानों का नाम लेती है, किसानों की बात करती है। ये किसानों के लिए कुछ करना चाहे तो इनको रोक कौन रहा है भाई? और आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं जिसकी सत्ता में भागीदारी नहीं रही हो जी। एक भी दल बता दे जिसने किसानों के लिए काम किया हो, नाम सब किसानों को लेंगे। किसान अन्नदाता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कृषि हमारे देश का सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे बड़ा रोजगार देने वाला है, ये सब बोलेंगे। वो करेंगे नहीं। लेकिन किसान के लिए जब करने की बात आएगी तो उनको पता नहीं क्या सांग सूंघ जाता है, क्या होता है, वो तो वो जाने, उसको उत्तर वो अच्छी तरह दे सकते हैं, लेकिन करते नहीं। बिल्कुल सही कहा रामपाल जी ने। रामपाल जी ने राजनीति से, शायद पॉलिटिकल पार्टी से विदाई भी इसी कारण ली होगी, किसानों की क्यों? मैं सही जा रहा हूँ? आप सही कह रहे हो नीरज जी। मैंने जो भाजपा छोड़ी जी, इसी मुद्दे पर छोड़ी, जो 2000 में और 2000 के बाद जो घोषणा पत्र आया, हमने इतनी बात कही कि भाई ये जो घोषणा पत्र उसमें लिखा है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति पर खरीद करेंगे जी। इन्होंने नहीं की तो छोड़ दी। इसी ढंग से आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन की जी जी, हाँ। इस आश्वासन में ज्वाइन की कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित कानून ले आएंगे।
और बाद में 5-6 मीटिंग हुई हमारी माननीय केजरीवाल जी से, और केजरीवाल जी ने बाद में कहा रामपाल जी दिल्ली में तो किसान है ही नहीं। तो उनका आगे दिल्ली में तो नहीं है, तुमको पार्टी दिल्ली की रखनी है, देश की बनानी है जी। देश की बनानी है तो किसान की बात करो। तो कांग्रेस में जाने की चर्चा भी थी आपके तो? हाँ निश्चित, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री थे गहलोत साहब, उन्होंने घोषणा कर दी तो मैं तो गया था समर्थन देने। जी जी। चुनाव के पहले हमने ये घोषणा की थी कि जो भी दल अपने घोषणा पत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कानून बनाने की बात करें उसको समर्थन देंगे। उन्होंने 3 दिन पहले वो कहा, तो हम गए, उनको समर्थन दिया। उस समय माननीय गहलोत साहब ने घोषणा कर दी रामपाल जी हमारी पार्टी में आ गए। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैंने उनको बहुत बाद में प्रेम पूर्वक निवेदन किया, साहब मैंने घोषणा आया ही नहीं था ज्वाइन कर, उस समय तो मैंने खंडन नहीं किया, अच्छा नहीं लगता जी। तो बाद में उनको घर जाकर कहा मैं ज्वाइन, आपने घोषणा क्यों करती, मुझे तो फीडबैक मिला था। तो उनको फीडबैक गलत दे दिया। अब क्या इच्छा है कहीं? अब अभी अच्छा यही है कि यदि कांग्रेस से काम करते हम कांग्रेस साथ हो जाएंगे, बीजेपी करते बीजेपी के साथ हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी करते वो उसके साथ हो जाएंगे। जो भी दल कहीं न कहीं सत्ता में है, जो सत्ता में नहीं उसके लिए तो क्या कहे। आज आम आदमी पार्टी सत्ता में, पंजाब में जो एग्रीकल्चर स्टेट है वहां लागू कर दे। कांग्रेस के 3 स्टेट है वहां लागू कर दे उनके। हम ये नहीं कहते तुम्हारे जो है ना समझौता बड़ो साथ लागू कर, तुम्हारे तो लागू कर दो। बीजेपी में तो पूरा देश भी है, स्टेट भी है, वो लागू कर दे। तो इनमें से जो भी ये काम कर देगा उसी के साथ चल जाएगा, उसी साथ हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ रामपाल जाट जी, जिनका साफ कहना है कि जो किसान हित की बात करेगा, एमएसपी लागू करेगा, वही उनकी पार्टी होगी। पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पार्टियों ने शुरू से लेकर अब तक, चाहे भले ही कोई सी पार्टी हो, किसान की बात की है, किसान के नाम पे वोट भी ली है, लेकिन किसानों के लिए करने के नाम पे वही ढाक के 3 पात है। आज भी किसान एमएसपी के लिए लड़ता है, फसल बीमा योजना का पूरा लाभ लेने के लिए लड़ता है, और मुआवजे की लड़ाई लड़ता है। लगातार उसका संघर्ष जारी रहता है। और रामपाल जाट भी पिछले कई सालों से किसानों के मुद्दों के लिए लगातार संघर्षरत है, और संघर्ष आज भी कर रहे हैं, और भविष्य में भी ये किसानों के लिए लड़ते रहेंगे। पॉलिटिकल पार्टी की बात है जो इनको मुफीद होगी, यानी कि जो किसान हित की बात करेंगे, तब ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की सोचेंगे। रामपाल जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। राम राम साहब। राम राम साहब।